मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपकी EFM सेकंड की जो बुक है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली, उसमें बैंक क्या होता है, बैंक का क्या अर्थ है, बैंक क्या क्या काम करता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में। और उस टॉपिक में आज मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैंक होती क्या है, बैंक कब खुली हिंदुस्तान में, क्या क्या हुआ, बैंक की क्या क्या परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, हिस्ट्री में यदि हम बात करें तो जो आधुनिक बैंकें हैं इनका प्रारंभ 1157 में 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस, एक बैंक होती थी इटली के वेनिस शहर में, बैंक ऑफ वेनिस, उसकी स्थापना से माना जाता है जो मॉडर्न हमारा बैंकिंग सिस्टम है। उसके बाद धीरे धीरे 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, फिर 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा, फिर 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। ये तो हमने बात करी फॉरेन की। भारत में जो है, आप देखेंगे अंग्रेज़ों के ज़माने से हम मानते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो शुरू हुआ, ठीक है। तो सन 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी नामक एजेंसी ग्रहों ने ही बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की थी सबसे पहले 1770 में। लेकिन ये 1830-32 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और फिर ब्रिटिश इंडिया ने 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों अलग अलग बैंकें चलती थी। फिर इन तीनों बैंकों को मिलाकर विलय करके जनवरी 1921 में एक बैंक खोल दी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम दिया गया, ठीक है। और 1 जुलाई 1955 को, यानी आज़ादी के बाद, देश आज़ाद होने के बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं ये 1955 से खुली हुई है, ठीक है। और वैसे अभी जो है वो बैंकों का विलय का ही काम चल रहा है। 2017 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 5-6 बैंकों को मिला के एक ही बैंक बना दी गई थी। और अब सरकार का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा बैंक नहीं होने चाहिए, उसकी बजाय कुछ ही बैंक हों, क्योंकि बैंकों का विलय होने से जो बैंकों की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उनकी पूंजीगत संरचना है, उनकी ऋण देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। इस कारण एक से जो छोटी छोटी बैंकों को मिला के एक बैंक बनाई जा रही है। और वैसे हम बात करें तो 1895 में लाहौर में जो बैंक स्थापित किया गया, पंजाब नेशनल बैंक, वो शुद्ध रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। मतलब उस पर भारतीयों का स्वामित्व नहीं था, लेकिन जो मैनेजमेंट था वो भारतीयों के हाथ में था। वो लाहौर में खुला 1895 में। यदि हम भारत के पहले स्वदेशी बैंक के बारे में बात करें जो भारतीयों के स्वामित्व वाला था, यानी मालिक भी भारतीय थे और उसका जो प्रबंध करने वाले लोग हैं वो भी भारतीय थे, तो वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी 1911 में। ये भारत का पहला जो है वो स्वदेशी बैंक था। इस प्रकार ये थोड़ा सा बैंक के बारे में हमने बात की, बैंक की हिस्ट्री के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि बैंक का अर्थ क्या होता है, बैंक क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी का बैंक में अकाउंट है, लगभग आपका बैंक में खाता होगा। आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, यानी बैंक आपके जमाओं को स्वीकार करता है, आपके धन को रखता है।
आपके धन को सुरक्षित भी रखता है और बदले में आपको कुछ ब्याज भी देता है। तो यदि मैं सामान्य शब्दों में बात करूं तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो धन का हस्तांतरण करती है, मुद्रा का हस्तांतरण करती है। यानी आम आदमी से, व्यक्ति से जमाओं के रूप में वो पैसा लेती है, उस पर ब्याज देती है और फिर वो जो जमा हुआ पैसा है उसको वो और आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए सरकारों को, उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई के लिए, आम आदमी को भी उनके कामों के लिए बैंक जो है वो लोन देता है। आजकल तो हर चीज़ पे जो बैंक लोन अवेलेबल है, आपको मोटरसाइकिल लेनी है बैंक लोन अवेलेबल है, आपको वॉशिंग मशीन लेनी है बैंक लोन अवेलेबल है। यानी आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति, जो भी चीज़ आपको किश्तों में लेनी हो, इंस्टॉलमेंट में लेनी हो, तो इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए एक साथ पैसा आपको कौन उपलब्ध करवाता है? बैंक ही उपलब्ध करवाता है। फिर बैंक को आप किश्तों में भुगतान करते रहते हो जिस पे कुछ ब्याज लगता है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि जो बैंक है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और साथ साथ वो हमारे नगद पैसे के साथ साथ हमारी संपत्तियों को भी बैंक सुरक्षित रखता है। लोग अपने स्वर्ण आभूषणों को, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को, कागज़ों को भी बैंक के लॉकर्स के अंदर रखते हैं। बैंक उनसे एक मिनिमम किराया लेता है, लेकिन वो आपके धन की, आपके स्वर्ण आभूषणों की, आपके कागज़ों की, डॉक्यूमेंट्स की बैंक रक्षा भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब यदि मैं एक फॉर्मल तरीके से बात करूं कि बैंक की आप परिभाषाएं दीजिए, तो आपको बैंक की कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 परिभाषाएं जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में भी लिखनी है। मैंने आपको देखिए 3 परिभाषाएं बताई हैं जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक परिभाषा जो है वो हमारे बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, जिसको मैं आगे आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा भी, ने दी है। उन्होंने कहा है कि बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। ठीक है, अब बैंकिंग व्यवसाय क्या होता है? बैंकिंग व्यवसाय से आशय निवेश के लिए जनता से जमाओं को यानी निक्षेपों को स्वीकार करना और मांगने पर उनको लौटाना। और लौटाने का जो रूप है वो अलग अलग हो सकता है, चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जो है वो आप पैसा निकाल सकते हो। तो ये बैंक की परिभाषा हुई भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की। उसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं तो एक परिभाषा टीजी हार्ट ने दी है। उन्होंने कहा है कि बैंकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने साधारण व्यवसाय के रूप में लोगों का रुपया जमा करता है और उस रुपए से उन लोगों के चेकों का भुगतान चुकाता है जिन्होंने या जिनके खातों में वह रुपया जमा करता है। ये एक परिभाषा हुई टीजी हार्ट की। ठीक है, और एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको और बता दूं, व्यक्तियों का वह समूह, चाहे वह सम्मिलित हो या नहीं हो, सम्मिलित होता है जो सम्मिलित होकर बैंकिंग का व्यवसाय करे। ये परिभाषा ब्रिटिश विनिमय पत्र अधिनियम 1882 की है। इस प्रकार जो है अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर बैंक की अपने अपने शब्दों में अलग अलग रूप से परिभाषा दी है, लेकिन सामान्यतः हम कहें तो वाणिज्यिक बैंक या बैंकिंग व्यवसाय से अभिप्राय ऋण देने या विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करने से है, जो मांगने पर या अन्य किसी प्रकार से लौटाया जा सके और चेक, ड्राफ्ट, आदेश किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके। तो ये हमारी जो बैंक क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और अब तो डिजिटल बैंकिंग आ गया है, आप सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइलों में आप मोबाइल के माध्यम से ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, आप होटल्स बुक करते हैं, आप सिनेमा हॉल की टिकट बुक करते हैं,
आप रोडवेज बस की टिकट बुक करते हैं, यानी सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप देखिए पेटीएम से लोग पेमेंट करते हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, और टैक्स का जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोग गूगल पे है, फ़ोन पे है, भीम ऐप है, पता नहीं कितने ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो हो गए हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो धन का है वो हस्तांतरण करते हैं। लेकिन इन सब का जो हस्तांतरण है, चाहे कितने ही सॉफ्टवेयर आ जाएं, कितने ही हम लोग ऐप डाउनलोड कर लें, लेकिन बिना बैंक के ये काम नहीं करेंगे। इसलिए आपका बैंक के अंदर जो है वो खाता होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता आज की तारीख में। तो ये बैंक क्या होती है, हमने इसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंक के फंक्शंस जो हैं, क्या क्या बैंक काम करता है, कौन कौन से उसके प्राइमरी फंक्शंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।